तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं। तो पहली एक्सरसाइज में 2 कंस्ट्रक्शन रूल पढ़ेंगे हम और दूसरी एक्सरसाइज में 1 कंस्ट्रक्शन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में 11.1 के इंट्रोडक्शन में ये जो 2 कंस्ट्रक्शन रूल पढ़ने हैं उसमें से पहला रूल क्या कहता है, वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन रूल में क्या कहता है कि टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। एक लाइन का टुकड़ा है, इसको हमें किसी रेशो में डिवाइड करना है, वो रेशो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, मुझे इसे 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है, तो इस बात का मतलब क्या है, कि भैया इस लाइन के ऐसे 2 टुकड़े करो कि मान के चलो ये पूरी 5 सेंटीमीटर की हो, तो ऐसे 2 टुकड़े करो कि एक टुकड़ा तो 3 सेंटीमीटर का हो और एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का हो। ठीक है ना, तो मतलब 3:2 का मतलब क्या है कि अगर लाइन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अभी ये तो मैंने सही से पार्ट्स नहीं बनाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है और इसके मैं 5 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं। तो बेसिकली अगर मुझे कोई कहे कि इस लाइन को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है, तो मैं इस लाइन को ऐसे काट दूंगा। ठीक है, इस लाइन को ऐसे काट दूंगा, तो 3 हिस्से तो इधर हो गए और 2 हिस्से इधर हो गए। तो ये मतलब होता है 3:2 का, ठीक है ना, कि भैया 3 पार्ट्स एक तरफ और 2 पार्ट्स एक तरफ। ठीक है ना। अगर मान के चलो लाइन जो है वो किसी और सेंटीमीटर की होती, 8 सेंटीमीटर की होती, और तब हमें इसको 3:2 के रेशो में डिवाइड करना होता, तो हम क्या करते, हम कहते भैया कि 3:2 के रेशो में डिवाइड करने का मतलब है कि इस लाइन के टोटल 5 हिस्से करो, टोटल 5 पार्ट्स करो, और 3 पार्ट्स एक तरफ कर दो और 2 पार्ट्स एक तरफ कर दो। ठीक है, तो मान के चलो इस लाइन के हम 5 पार्ट्स कर दें, 1 2 3 4 5, तो 3 पार्ट एक तरफ और 2 पार्ट एक तरफ। अब जब हम 3:2 पार्ट्स कह रहे हैं ना, 3:2, तो इसका मतलब क्या है कि 3 पार्ट्स पहले आएंगे, 3 पार्ट्स पहले आएंगे फर्स्ट, है ना, और ये 2 पार्ट्स लास्ट में आएंगे। नहीं तो आप खुद सोचो, इस लाइन को मान लो ये सेम लाइन 8 सेंटीमीटर की है, अगर इस लाइन के, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है मान लो, और मैं इसके 5 पार्ट्स कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। अब मैं मान के चलो इसको यहाँ से काट दूँ, तो 2 पार्ट्स पहले आ जाएंगे और 3 पार्ट्स बाद में आएंगे। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया 2:3। लेकिन हमें क्या कहा है, हमें तो 3:2 का है ना, तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि पहले 3 पार्ट और बाद में 2 पार्ट। ठीक है ना, पहले 3 पार्ट और बाद में 2 पार्ट, इस तरीके से हमें रीड करना होता है। तो ये तो बेसिकली रफली एक आइडिया बता दिया हमने आपको, है ना, ये तो एक रफ आइडिया बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कहता है कि भैया एक लाइन सेगमेंट जो है 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो। एक लाइन सेंटीमीटर 10 एक लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की लेंथ का ड्रॉ करो और फिर उसको 3:2 के रेशो में बांटो। कैसे बांटोगे, तो भैया यहाँ तो हमने रफली कर दिया, अब यहाँ रफली थोड़ी करेंगे, तो यहाँ तो प्रॉपर करेंगे ना। अब प्रॉपर कैसे करते हैं, तो वो हमें कंस्ट्रक्शन रूल क्या बताता है, उसकी कंस्ट्रक्शन हमें सीखनी है। ठीक है बेटा, ओके। तो जैसे अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमने क्या करा, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। लेट्स से ये हमने पॉइंट्स थोड़े से डार्क कर दिए, ये बी, है ना, पेंसिल शार्प होनी चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर की भैया हमारे पास लाइन हो गई। इसके हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, इसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलेंगे। मैं पेंसिल से कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, है ना, कंस्ट्रक्शन के स्टेप जो है वो मैं पेंसिल से ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने ड्रॉ क्या किया, ए बी किया, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस लाइन को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो उस बात को ध्यान रखते हुए अभी क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक्यूट एंगल बना लो, कोई भी,
है ना। देखो मैं कोई प्रोट्रैक्टर नहीं ले रहा हूँ, कंपास नहीं ले रहा हूँ, कोई भी एक्यूट एंगल ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी बना सकते हो। तो एक एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब इसको लेट्स से हमने कह दिया x, सो ड्रॉ एंगल एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी इन एक्यूट एंगल। कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें इस AX पे 5 पॉइंट्स, है ना, 5 क्यों, क्योंकि 3+2 लोकेट, जो भी रेशो में ये दोनों टर्म्स दी हुई हैं, दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एडिशन, locate 5 points on AX at equal interval या at equal separation हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया कंपास को सेट करो, ठीक है, कंपास हमारा सेट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रख के 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब हम तो कोशिश ये करेंगे ना कि 5 इक्वल पार्ट्स AX पे पूरे पे आ जाएं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है ना। ये दो, कंपास का रेडियस नहीं छेड़ना है, ये लो, फिर यहाँ पे रख दो, ये लो, 3 पार्ट कर दिया ना, ओके। अब ठीक है, हमने ये 5 पॉइंट्स बेटा इसमें कर दिए हैं, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है, ठीक है। तो ये सब डिस्टेंसेस कैसे इक्वल हैं, A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5, और हमने 5 क्यों करें, क्योंकि 3+2 जो भी रेशो दिया हुआ होगा उन दोनों नंबर्स का सम जितना भी होगा उतने पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो B से, यहां पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी लिख देंगे, ज्वाइन A5B, लास्ट पॉइंट जो है उसको B से ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब हमें इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। अब देखो मुझे इस लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:2 में। तो मैं क्या करूंगा, 3:2 में, तो ये नंबर देखते हुए मैं जाऊंगा पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट पे। देखो मतलब समझो ना, अरे जो चीज़ यहाँ पे बताई थी वही चीज़ बता दी यहाँ पे भैया। हमने क्या करा, इसके 5 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से पहले चाहिए, 3 हिस्से पहले चाहिए, तो 3 हिस्से कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मुझे इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए, तो इसके पैरेलल में लाइन खींच सकता हूँ। खींचने को तो मैं सेट स्क्वायर से भी खींच सकता हूँ, खींचने को तो मैं सेट स्क्वायर से भी खींच सकता हूँ, है ना। कहाँ गया भैया दूसरा पीस सेट स्क्वायर का, ठीक है। जैसे ये देखो, खींचने को तो मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, खींचने को मैं कंपास से भी खींच सकता हूँ, किसी पे कोई कंपल्सन नहीं है, कंपास से भी खींच के दिखा दूंगा और सेट स्क्वायर से भी खींच के दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को A3 के पैरेलल चाहिए ना, इसके पैरेलल चाहिए ना, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब सुनो, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है। कहना सर हम तो पहली बार सीख रहे हैं कंपास, इसका सेट स्क्वायर का यूज़ ऐसा ही है क्या, या पहले भी करा है कभी यूज़? अरे भाई कहाँ चिपक गया तू, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा और पीछे को लेना है, और पीछे को लेना पास, ठीक है, ओके। अब हमने इसको ऐसे ले लेना है। अरे आप तो वीडियो यार रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है।
खींच दिया। जिस पॉइंट पे कट करा है, जिस पॉइंट पे कट करा है, लेट्स से वो पॉइंट सी है, तो हमने क्या करा, A5B को ज्वाइन करने के बाद फिर हमने क्या करा था, हमें पहले 3 टुकड़ों के बाद लाइन को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना था ना, तो हमने क्या करा, 3 पार्ट्स इधर करने थे और 2 पार्ट्स इधर करने थे। तो हमने 3 पार्ट्स अलग करके, जहाँ पे 3 और 2 पार्ट्स अलग हो रहे थे उस पॉइंट पे A3 से हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन A3C या ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5B passing through A3, let it cuts AB at C। और बताओ, अच्छे से लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब आप चेक कर सकते हो, देखो ये हिस्सा कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर। क्यों, देखो जब हम 3:2 की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि भैया 3:2 का मतलब क्या है, टोटल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 3x + 2x शुड बी 10 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यानी कि एक हिस्सा कितना होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे, इसको फिर से करके दिखाता हूं भाई सुनो, इस लाइन को हमने 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ये 3 है और ये 2 है, नहीं, 3 हिस्से इधर हैं, 2 हिस्से इधर हैं, है ना। तो एक हिस्सा कुछ तो दूरी का होगा ना, लेट वो एक हिस्सा x दूरी का हुआ, x यूनिट डिस्टेंस का हुआ, तो 3 हिस्से हो गए इधर के, तो यानी कि 3x हिस्से ये हो गए, और एक हिस्सा x यूनिट का है और 2 हिस्से इधर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x यूनिट डिस्टेंस इधर हो गई, और 3x + 2x कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट इंप्लाइज x = 2, तो इसका मतलब क्या होना, x = 2 का मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और x = 2 का मतलब ये वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, देखो ये वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर का, चेक करो, ये वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर का, चेक करो, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है। अब कोई कहेगा भैया जस्टिफिकेशन करके दिखाओ, बोर्ड में तो जस्टिफिकेशन पूछते हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन बता देते हैं। जस्टिफिकेशन में क्या बताना है भाई, सब कुछ तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जस्टिफिकेशन में ये तो बताना है कि AC/CB जो है, जस्टिफिकेशन में हमें ये तो बताना है कि AC/CB जो है भैया वो 3:2 है, यही तो प्रूव करना है हमें, कर देंगे। देखो एक बात सुनो, हम एक बात कह रहे हैं, as A3C is parallel to A5B in triangle A5B, A5B में A3C parallel to A5B, तो by basic proportionality theorem क्या हो जाएगा, A3 upon A3A5 will be equal to AC/CB। और भैया ये भी आपको पता है कि A3 3 हिस्से हैं और A3 A5 से लेके 2 हिस्से हैं, ठीक है ना, इक्वल टू AC/CB। लो प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये बताया था आपको कि भैया ये जो है 3:2 का मतलब क्या है, 3:2 का मतलब क्या है कि पहले पोर्शन में जब डिवाइड करेंगे तो पहले पोर्शन में 3 हिस्से आएंगे और बाद के पोर्शन में 2 हिस्से आएंगे, है ना। तो पहले 3 हिस्से और बाद में 2 हिस्से, या 2 पार्ट्स कह सकते हो, हिस्से का मतलब पार्ट्स, ठीक है ना। तो पहले 3 पार्ट्स फिर बाद में 2 पार्ट्स, ठीक है ना। और अगर आपने पहले 2 पार्ट्स कर दिया बाद में 3 पार्ट्स कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये हो जाएगी गलत, है ना, ये हो जाएगी गलत, रॉन्ग, ठीक है। चलो जी बेटा, तो फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रूल पे। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं दूसरा कंस्ट्रक्शन रूल क्या कहता है। ये कहता है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। हमें एक ट्राइंगल
दिया हुआ होगा और उसके सिमिलर हमें एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। और ये क्या बात है, कह रहा है कि ट्राइंगल को बनाना है सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। ये स्केल फैक्टर क्या चीज़ है भैया, तो देखते हैं। कहता है स्केल फैक्टर मीन्स रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब कि भैया जो स्केल फैक्टर होगा वो क्या है, वो बेसिकली साइड्स का रेशो है। कौन सी साइड्स का रेशो है, बेसिकली हमने आपको बताया था ना कि भैया ट्राइंगल जब हम बनाते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, मान लो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर है, ठीक है ना, तो अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या होते थे, इक्वल होते थे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते थे। ये बात हमने आपको बताई थी, चेक करो, ठीक है ना। चलो ये बात हमने आपको बताई थी, इसको याद रखना आप, ठीक है ना। अब वापस चलते हैं वहीं पे। तो ये स्केल फैक्टर में क्या कह रहा है, स्केल फैक्टर बेसिकली क्या है, रेशो है, किसका, साइड्स का रेशो है। कौन से साइड्स का, साइड, कौन सी साइड, जो नए वाला ट्राइंगल है जिसको बना रहे हैं, साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल, है ना। न्यू ट्राइंगल का मतलब जो नया बना रहे हैं, टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पुराना ट्राइंगल यानी कि गिवन ट्राइंगल, ठीक है। मैं इसको पेंसिल को थोड़ा शार्प कर लेता हूँ, ठीक है। कहने लगा सर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताना चाह रहे हो आप। चलो जी देखते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा आपसे कि इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, अभी कुछ मत पढ़ो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। हमें एक ट्राइंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल एबीसी। मान के चलो ये दुनिया का कोई ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। हमें इसके सिमिलर एक नया ट्राइंगल बनाना है ना, कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल विद एन स्केल फैक्टर ऑफ 3/4। तो हमें इसके सिमिलर एक नया ट्राइंगल बनाना है। लेट से उसको पी क्यू आर कह दे रहे हैं, है ना। ये तो सिर्फ आपको मैंने रिकॉल कराया है, ये तो मैंने आपको सिर्फ रिकॉल कराया है, इसका कोई मतलब नहीं है अब, ये तो सिर्फ रिकॉल कराने की बात थी कि भाई दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है ना। ये तो सिर्फ रिकॉल कराने के लिए लिख दिया मैंने, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे की गर्दन इधर उधर घूमती रहती है ना, जो नहीं देखने की चीज़ है ना वो भी देखता रहेगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। चलो अब कोई ट्राइंगल एबीसी है, ये गिवन ट्राइंगल है आपका। गिवन मतलब कोई भी दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो जो आपको गिवन है ना, ये नहीं आप कुछ और बना लेना, है ना। इसके सिमिलर अब हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा सही दिखेगा, ऐसा सही दिखेगा क्योंकि इसके सिमिलर है, ठीक है। तो ये अब हमने ट्राइंगल बनाया विद एन स्केल फैक्टर ऑफ 3/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया अब जो नया वाला ट्राइंगल बनाया है ना हमने, इसकी जो साइड है पी क्यू, है ना। अब देखो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ए बी है। चेक करो इन दोनों ट्राइंगल में पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ए बी है। क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, बी सी है। और पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ए सी है। तो कहता है कि जो नए वाला ट्राइंगल हमने बनाया है ना, वो किस हिसाब से बनाया है कि नए वाले ट्राइंगल का जो साइड है पी क्यू, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 3/4 है ना। तो यहां पे क्या है, पी क्यू क्या है, साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल, 3/4 क्या है, स्केल फैक्टर है। ए बी क्या है, ए बी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, है ना। ये थोड़ा सा मेरे को इधर जगह होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया था, है ना, फिर बाद में मैंने इसको भी हटा दिया था, बट फिर भी थोड़ा सा मैनेज करो, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल,
ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो आपके पास एस एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस एफ इक्वल टू व्हाट, साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। मतलब समझ गए, मतलब समझ गए, मतलब समझ गए बेटा। तो इसका मतलब स्केल फैक्टर अगर कभी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है कि भैया जो नए वाली साइड है, नए वाली जो साइड है, नए वाले ट्राइंगल की जो साइड है उसका रेशो किसके साथ, पुराने वाली साइड के साथ। ठीक है ना, यानी कि जो नए वाली साइड है उसका रेशो पुराने वाली साइड के साथ, यानी कि जो नए वाली साइड है उसका रेशो पुराने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ, है ना। ये क्या होता है, स्केल फैक्टर। तो आज से कोई आपसे पूछे कि भैया स्केल फैक्टर क्या होता है, कहने का जी जो नया सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं तो नए वाले सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशो किसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द पुराना ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल एबीसी विद इट्स साइड इक्वल टू 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसी बात को आसान भाषा में उन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, आसान भाषा में, है ना। उन्होंने साफ ही कह दिया कि जो नए वाली साइड होगी वो 3/4 क्या होगी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और इसी तरीके से उसने स्केल फैक्टर को डिफाइन किया। तो स्केल फैक्टर समझ में आया। तो आज से आपसे कोई पूछेगा तो स्केल फैक्टर क्या है, एक बार फिर से बताओ मेरे को फाइनल। स्केल फैक्टर क्या है कि सर जो नए वाला ट्राइंगल हम बना रहे थे, नया सिमिलर ट्राइंगल बना रहे थे, तो साइड ऑफ द न्यू सिमिलर ट्राइंगल, न्यू सिमिलर ट्राइंगल से मतलब क्या है, जो नया वाला बना रहे हैं, नया वाला बना रहे हैं मतलब, है ना। तो न्यू सिमिलर ट्राइंगल, है ना, इसका रेशो किसके साथ, पुराने वाले ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ जो पुराने वाला था वो गिवन ट्राइंगल था, है ना, जो पहले से दिया हुआ था। अब मेरे ख्याल से आपको रट गया होगा स्केल फैक्टर क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द पेपर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है भैया, कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर की, एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर की, मान के चलो कोई लाइन सेगमेंट है, एंड डिवाइडेड इनटू द रेशो 5:8। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 5:8 में, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी, 5:8 का मतलब ये है कि मान के चलो ये लाइन 7.6 सेंटीमीटर की है, तो कह रहा है कि 5:8 में डिवाइड करने का मतलब पता क्या है, 5:8 को डिवाइड, यहाँ देखो थोड़ा सा और बड़ी सी बना दे रहा हूँ। 5:8 में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इस पूरे लाइन के आप 13 पार्ट्स कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है ना, इस पूरी लाइन के आपने 13 पार्ट कर दिया मान लो। ठीक है, तो ये पूरी लाइन जो है ना पहले तो ऐसी थी और इसके आपने 13 पार्ट कर दिए। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है 5:8 में कि 5 पार्ट्स एक तरफ, 5 पार्ट्स पहले और 8 पार्ट्स एक तरफ, ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, है ना। किसी लाइन को 5:8 में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 5 पार्ट्स, पहले 5 पार्ट्स फिर उसके बाद 8 पार्ट्स, है ना, ऐसे इसको बोलते हैं डिवीजन। तो हमें बेसिकली ये लेके आना है। तो अब ये तो देसी जुगाड़ हो गया कि एक लाइन के टोटल हम लोग जो है पार्ट्स करेंगे, उसके बाद जो है 5 पार्ट्स एक तरफ कर देंगे, 8 पार्ट्स एक तरफ। सुनो, मैंने इंट्रोडक्शन में ये भी बात बताई थी कि 5:8 कहा है तो पहले 5 पार्ट्स आएंगे, बाद में 8 पार्ट्स आएंगे, है ना। अगर आपने पहले 8 पार्ट्स कर दिए और 5 पार्ट्स बाद में कर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पहले आपको 5 पार्ट्स करने हैं और बाद में आपको 8 पार्ट्स करने हैं। सो इतना डीप को जाके रेशो में हालांकि कोई आपको समझाएगा नहीं, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो कैसे, अब कैसे जो है किसी लाइन को हम डिवाइड करें, ये तो जुगाड़ था। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं तो ये हमने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन में भी, है ना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये तो रफली हमने लिखवा दिया यहाँ पे। और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो ये 7.6 सेंटीमीटर, पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए जिससे कि आप
एक्यूरेट फिगर बना पाएँ, एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन कर पाएँ। लेट्स से ए बी का हमने कोई लाइन खींच दी, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि आपने क्या करा है। सबसे पहले यू हैव ड्रॉन अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो 5:8 में डिवाइड करते कैसे हैं? सबसे पहले तो एक एक्यूट एंगल बना दो, एक एक्यूट एंगल बना दो, ठीक है। एक एक्यूट एंगल आपने बना दिया, ठीक है, ओके। तो आपने एक्स लाइन खींची सच दैट दिस एंगल इज एन एक्यूट एंगल। सो सीधा आप लिख दो कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एंगल एक्स ए बी, ठीक है ना। बस इतनी बात लिखो। तीसरा, अब हम क्या करते हैं, हम लोग इस लाइन पे टोटल कितने पॉइंट्स लोकेट करते हैं? दिस नंबर प्लस दिस नंबर, 5 + 8 पॉइंट्स लोकेट करते हैं। 13 पॉइंट्स ऑन ए एक्स एट इक्वल डिस्टेंसेस, एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो मेरे को 13 पार्ट्स करने हैं, तो डेफिनेटली एक पार्ट में थोड़ा छोटा लूंगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट ले लूंगा मैं। जरूरी नहीं है कि आप इक्वल पार्ट्स खाली कंपास से करो, आप स्केल से भी अगर 1-1 सेंटीमीटर के 13 पार्ट्स कर सकते हो तो कर लो, है ना। वो उसमें कोई गलत नहीं है ना, कोई रोकेगा नहीं आपको, क्योंकि वो मैथमेटिकली सही है। लेकिन सबसे आसान होता है कि आप इस तरीके से 13 पार्ट्स कर दो इक्वल। समझ में आ रहा है आपको? मैं हर नेक्स्ट पॉइंट पर रख के सेम रेडियस का आर्क लगा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बारीक काम है, तो इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है, और कंपास बिल्कुल सही जगह रखना चाहिए, मतलब जो इसका पॉइंटर है उसको सही जगह रखो। अभी मैं गिन नहीं रहा हूं, लेकिन जब मैं नंबरिंग करूंगा तब मैं गिन लेता हूं, ठीक है ना। इसको क्या देते हैं? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। बस 13 पॉइंट्स करने थे, ठीक है। अब आप क्या करो, इस लास्ट पॉइंट को B से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन A13 B, ठीक है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट मार्क करना है। कौन सा पॉइंट मार्क करना है? ये वाला पॉइंट। यानी कि इस लाइन को आपको पहले 5 पार्ट चाहिए और बाद में 8 पार्ट चाहिए। तो पहले 5 पार्ट चाहिए, तो आप पहले क्या करोगे, 5 पार्ट्स के बाद एक पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे, 1 2 3 4 5, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले वाला नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, आप पहले वाला नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो मार्क 5th पॉइंट। अब आपको 5th पॉइंट से क्या करना है, इससे एक लाइन पे पैरेलल खींचनी है इसके, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन खींच सकते हैं इधर। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मतलब मैं देख रहा था कि बच्चों को शायद थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि कैमरे के आगे पूरा मेरा हाथ ही अड़ गया था, ठीक है। बट मैं अभी फिर समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कंपास से आप पैरेलल लाइन कैसे खींच सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द रेडियस, दोनों पॉइंट से, और इतना भी आप पेंसिल से किसी भी पॉइंट को डार्क मत कर दो कि उसका एक्चुअल ओरिजिन ही खत्म हो जाए, कि पता ही ना चले कि सही मायने में पॉइंट है कहाँ, है ना। जैसे यहाँ पे पता नहीं चल रहा पॉइंट एक्चुअल है कहाँ, बट फिर भी छेद हो गया है तो इसलिए पता चल पा रहा है। अब हमें क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द रेडियस हमने यहाँ से और यहाँ से आर्क लगा दिया था। अब हम मेजर कर रहे हैं कि ये कितना बेसिकली कितनी दूरी पे ये पैरेलल लाइन खींची हुई है, ये देखो, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप
यहाँ से भी ऐसे आर्क लगा दो और ये आपको मिल गई पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। जिस भी पॉइंट पे ये ए बी को कट कर दे वो पॉइंट है सी। बस अब आपका 5:8 में डिवाइड होगी लाइन, चेक करो, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ लाइन थ्रू A5 पैरेलल टू A13B, let it cut AB at C, ठीक है। नाउ हेंस AC रेशो CB विल बी इक्वल टू 5:8। अब हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भाई ये 5:8 यानी कि इसका मतलब क्या है कि AC अपॉन CB विल बी इक्वल टू 5/8। हमें जस्टिफाई भी तो करना है कि ये हुआ कैसे, ये क्या ये सही बात है कि नहीं है, हमें जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई हम करेंगे। सबसे पहले कहता है कि मेजर 2 पार्ट्स। अब देखो ये टोटल कितने की थी, ये लाइन 7.6 सेंटीमीटर की पूरी थी, ठीक है ना। दोनों पार्ट्स को मैं मेजर कर रहा हूँ। देखो दोनों पार्ट्स को जब मैं मेजर कर रहा हूँ तो AC आ रहा है 3 सेंटीमीटर और CB आ रहा है लगभग 4.6 के करीबन, 4.67 के करीबन आ रहा है ना। मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एरर भी हो सकता है, 4.6 करीबन आ रहा है, ठीक है। ओके, अब हम एक चीज देख लेते हैं, कितना है 4.7 के करीबन आ रहा है, 4.7 के करीबन आ रहा है, ठीक है। 4.7 सेंटीमीटर। तो ये हमने मेजर करके बता दिए, दोनों पार्ट्स मेजर करके बता दिए। अब देखो हुआ क्या कि हमारा जो AC था ना वो एग्जैक्ट 3 नहीं आ रहा था, लगभग 2.9 समथिंग आ रहा था, 2.9 समथिंग। तो अब देखो आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मैं AC अपॉन CB कर दूं तो देखो 3 सेंटीमीटर अपॉन 4.7, तो ये लगभग 5:8 आएगा, लगभग 5:8, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 5:8 आएगा, है ना, क्योंकि ये 3 परफेक्ट 3 भी नहीं है, 2.9 समथिंग है। तो थोड़ा बहुत तो एरर सबका आएगा, इवन कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर इसको करेगा तो थोड़ा बहुत एरर सबका आएगा, है ना। तो मैं इसको जानबूझ के 4.8 कर दूं, ऐसा भी नहीं है कि ये 4.8 है, नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा 3 है, ये 2.9 समथिंग है, तो वो नहीं बता सकते हम, ठीक है ना। तो मेजर 2 पार्ट्स करके हमने बता दिया कि भैया दोनों पार्ट्स ऐसे हैं। तो हमने कह दिया कि AC कितना आ रहा है हमारा, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और CB कितना आ रहा है हमारा, 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको एक बार बताऊं कि अगर आपके मान लो कोई बच्चा जो है वो कलाकारी क्या दिखाएगा, कलाकारी ये दिखाएगा यार 5/8 आना है। अगर हम 0.6 की बात देखें, 0.6 इंटू 5 और 0.6 इंटू 8, वो कितना आएगा, 3/4.8, ठीक है ना। तो वो जानबूझ के क्या कर देंगे, इसको 4.8 कर देंगे, पर टीचर पकड़ लेगा, क्योंकि टीचर को पता है कि भैया एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी की नहीं आएगी, ठीक है ना। और इवन टीचर भी अगर ड्रॉ करते हैं, यार मैं भी तो टीचर हूं, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी की नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमने लिख के दे दिया ये ठीक है, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा मेजर 2 पार्ट्स, हमने 2 पार्ट्स को मेजर करके दिखा दिया। अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। यहां पे जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन आप कॉपी में नीचे लिखना। सुनो, ये तो रफ है, ये तो हम ऐसी एरिया लेके चलते हैं। जस्टिफिकेशन में हमें ये कहना है कि भैया ये AC अपॉन CB 5/8 कैसे आ गया, है ना, कैसे आ गया। तो भैया हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं।
AC अपॉन CB आपको 5/8 शो करना है ना इस फिगर में। अभी तो आपने लिख दिया सर, लेकिन आया कैसे, उसको भी हम करके दिखा सकते हैं। कैसे, देखो इन ट्राइंगल AA13B, इस पूरे ट्राइंगल में ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, A5C किसके पैरेलल है, A13B के पैरेलल है। तो यानी कि BPT लग सकता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, A5 अपॉन A5 A13 विल बी इक्वल टू AC अपॉन CB, ठीक है ना। इट एम्प्लाइज A5 तक कहाँ है, देखो 1 2 3 4 5 अपॉन A5 A13 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना भाई। ये कुछ भी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसी कितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स अपॉन 8 यूनिट्स, तो 5/8 आ गया। तो यानी कि हमने दिखा दिया AC अपॉन CB इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। तो ये हमने करके दिखा दिया। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चंस को थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यार और टीचर्स की तरह नहीं करूंगा कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखवाई और मतलब स्टेप्स लिखवाए और चल दिए। देखो बोर्ड में आएगा जस्टिफिकेशन, और जस्टिफिकेशन पे ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। और जस्टिफिकेशन आसान है, तो इसलिए पूरा सीखो, पूरा देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं। जैसा मैं करके आ रहा हूं ना, ऐसा बोर्ड में नंबर काट नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। तो कहता है कि कोई भैया ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है और एक साइड 6 सेंटीमीटर है। इसके सिमिलर हमें ट्राइंगल बनाना है, उसका स्केल फैक्टर दे रखा है 2/3, है ना। इसका स्केल फैक्टर दे रखा है 2/3। तो ये सब चीजें हमने आपको बताई है कि इसके सिमिलर एक ट्राइंगल अगर बनाना है तो स्केल फैक्टर जब लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब सिमिलर ट्राइंगल क्या आएगा, थोड़ा छोटा आएगा। इससे क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, बनाते हैं, है ना। इसका इंट्रोडक्शन में हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसको मैं बेस बना लूँ, है ना, क्योंकि बेस से मेरे को काफ़ी काम रहते हैं। तो मैं ये रफ पोर्शन है ना, ओके। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए 6 सेंटीमीटर की मैंने बेस बना ली, 6 सेंटीमीटर का मैंने बेस बना लिया, ठीक है, ओके। अब एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने आता है ना आपको। एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो यानी कि इस पॉइंट पे रख के, चाहे आप इस पॉइंट पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हो, है ना, आप पे डिपेंड है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा ना कि भाई 4 सेंटीमीटर आपका ये वाली साइड है या वो वाली साइड है, कोई सी भी साइड हो सकती है। तो 4 सेंटीमीटर की एक बार आर्क आपने ये लगा दी, ठीक है, ओके। अब दूसरी साइड कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर की आर्क आप यहाँ लगा लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आप आर्क यहाँ पे लगा लो, ठीक है बेटा, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ये देखो, इसको आप जब ज्वाइन करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे है ना, ये पॉइंट आप मेंशन कर लो, ठीक है। चलो जी, अब सबसे पहली बात क्या कि भैया हमें जो है स्केल फैक्टर हमारा क्या, लेस देन 1 है। तो आप किसी भी एक साइड को चूज करके, आप पहले हम लोग पूरी कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। एक एक्यूट एंगल बना लो आप, ठीक है ना, ठीक है। आपने एक एक्यूट एंगल बना लिया, लेट्स से ये एक्स और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है मान लो। अब आप क्या करते हो कि ये जो 2 और 3 है ना, इसमें से बड़ा कौन सा है, लार्जर, लार्जर ऑफ बोथ कौन सा है, लार्जर ऑफ बोथ कौन सा है, ये 3 है। तो यानी कि हमें टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, इसके 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है ना। चाहे आप कंस्ट्रक्शन लिख भी लो यार, है ना, कभी बाद में आप
भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड थिंग इज व्हाट, उसके बाद हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है ना, तो ड्रॉ अ लाइन एट एन एक्यूट एंगल with BC and a draw line BX at an acute angle with BC। ठीक है, अब तीसरा क्या है, लोकेट कितने पॉइंट्स, ग्रेटर ऑफ 2 and 3, locate greater of 2 and 3, that means 3 points at equal distance on BX। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस ऑन BX। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग लोकेट कर देते हैं। तीन पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं, कोई बड़ी काम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। अरे भैया पेंसिल। अब ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये इस पर इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। जब स्केल फैक्टर जो है वो लेस देन 1 होता है, तब हम लास्ट पॉइंट को, लेट से ये पॉइंट B1 है, ये B2 है, ये B3 है। जब स्केल फैक्टर लेस देन 1 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर पॉइंट को, ग्रेटर नंबर वाले पॉइंट को, ग्रेटर नंबर वाले पॉइंट को C से जोड़ते हैं, है ना। 2 और 3 में से जो ग्रेटर वाला नंबर वाला पॉइंट कौन सा था, 3 था, तो इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, C से जोड़ेंगे। और अगर कभी स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता तो हम स्मॉलर नंबर वाले पॉइंट को, स्मॉलर नंबर वाले पॉइंट को C से जोड़ते हैं। ये बात मैं आपको बताऊंगा जब कभी ऐसा कोई केस होगा। फिलहाल ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये स्केल फैक्टर लेस देन 1 है। तो फिलहाल इस चीज को नोट कर लो इधर की तरफ, साइड की तरफ, कि भैया जब स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है तो स्मॉलर नंबर वाले पॉइंट को हम लोग C से जोड़ते हैं, यानी कि लास्ट पॉइंट से इससे जोड़ते हैं। ठीक है ना, फिलहाल तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी तो ग्रेटर नंबर वाले पॉइंट को ही हम जोड़ेंगे C से। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, हमें स्मॉलर नंबर वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है, कौन सा है स्मॉलर नंबर, कौन सा है, 2 और 3, 2 है, इसको सिलेक्ट कर लो। तो जब स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, पहले हम स्मॉलर नंबर वाला पॉइंट को C से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखना आप, उल्टा होता है ना, जब स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कराऊंगा ना, आएंगे ऐसे, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चीज को नोट कर लेना बस एक तरफ। अब स्मॉलर नंबर वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने ये। अब आपको क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो वो मैं आपको यूजिंग सेट स्क्वायर मैं पहले भी नहीं बता पाया था अच्छे से, अभी यहाँ पे सिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छे से सिखा देता हूँ। देखो, सेट स्क्वायर से बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे से। और कोई कंपल्सन नहीं है, आपको टीचर आपके मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेट स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते पैरेलल लाइन खींचने को। आपको क्या करना है, आपको लॉजिक क्या लगाना है कि आपको परपेंडिकुलर मूवमेंट्स लेके चलने हैं, यानी कि इस लाइन के पैरेलल खींचने ना आपको एक लाइन। तो भैया आपने क्या कर ला, आपने इसको सेट कर लिया भाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब आप इसके पैरेलल ले आओ, देखो इस पॉइंट से B2 के पैरेलल, चेक कर रहे हो, B2 के पैरेलल। अब आप इसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ये थोड़ा सा इधर को बैठ रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में लेके जाना है, तो मैं इसको लेफ्ट में लेके जा सकता हूँ। देखो, नहीं आया सर समझ में, नहीं आया, नहीं आया,
कोई नहीं, एक बार और समझाऊंगा। आपको परपेंडिकुलर मोमेंट्स लेके चलने हैं। देखो, जब पहले आप ऐसे थे, ठीक है, फिर आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, परपेंडिकुलर चला लिया। अब आप इसको ऐसे ले आओ, ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर लो। अब अगर आप इसको एक लाइन खींचोगे तो इसके पैरेलल खींच जाएगी, मतलब समझ रहे हो। तो जैसे मतलब मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि यार मुझे जो है B3C के पैरेलल B2 से एक लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये देखो परपेंडिकुलर जो है मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं B2 पे आ जाऊंगा। अब आप लॉजिक समझ गए होंगे, ठीक है ना। और अब मैंने पीछे लगाया यहाँ पे ऐसे। अब जैसे मेरे को थोड़ा सा और लेफ्ट लेके आना है तो मैं इसको लेफ्ट पे, यानी कि आप मोमेंट जो करेंगे ना, उस मोमेंट को समझ रहे हो आप। ये देखो मैंने मोमेंट कैसे कर लिया, तो आप B2, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है, इसके अलावा और भी कैसे तरीके हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप पैरेलल लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं कि भैया आपने जो है कोई रेडियस सेट कर ली और ऐसे आर्क लगा दिया, ऐसे आर्क लगा दिया, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे गए इस पॉइंट पे और आपने रेडियस, ये एंगल मेजर कर लिया, एंगल मेजर कर लिया, तो आपने इस पॉइंट से ऐसे भी मार दिया, तो जो आपको पॉइंट मिला उससे आपने लाइन खींच दी, ठीक है। तो अब जो पॉइंट आपको मिला है वो मिला है C डैश, ठीक है, C डैश मिला है आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप C डैश से, है ना, तो हम मिला के लिखेंगे कि स्मॉल नंबर वाला पॉइंट जब सिलेक्ट किया, लेट्स B2, है ना, तो क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B2 पैरेलल टू B3C, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, लेट इट कट्स, जो B2 के से लाइन पैरेलल हमने खींची है, सो लेट इट कट्स BC एट C डैश। अब C डैश को कट कर दिया। नाउ अब क्या करना है, ड्रॉ लाइन। अब C डैश से पैरेलल एक लाइन खींचनी है हमें, किसके, AC के। ड्रॉ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू AC, ठीक है। तो हमें इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है, फिर से हम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। हमें इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, हमने इसको लिया ऐसे, ठीक है, इसको लिया हमने ऐसे, ठीक है। फिर हमने लो, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया A डैश। तो हम इसको लिख देंगे कि भैया ड्रॉ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू AC, लेट इट कट्स AB एट A डैश। नाउ अब क्या हो गया, ट्राइंगल A डैश B C डैश, ट्राइंगल A डैश B C डैश, है ना, ये है इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। जस्टिफिकेशन भी देना है हमें, तो जस्टिफिकेशन की जगह नहीं बची, जस्टिफिकेशन की मैं जगह यहाँ पे नहीं बची है, तो मैं जस्टिफिकेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख देंगे ना, जस्टिफिकेशन आप नीचे लिख देंगे इसके। जस्टिफिकेशन में वो क्या कह रहा है कि भैया ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ये प्रूव करके दिखाओ कि भाई क्या है जो नए वाली साइड है ना, बस स्केल फैक्टर 2/3 का मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो जो नए वाला ट्राइंगल है उसकी साइड 2/3 ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि A डैश B शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ AB और BC डैश शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ BC एंड A डैश C डैश शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ AC। ये हमें प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है फिगर को देख के हुए, है ना। तो यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, A डैश B अपॉन AB इक्वल टू BC डैश अपॉन
ए डैश सी डैश इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इक्वल टू 2/3 हमें शो करना है। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात सुनो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल कॉमन, ये एंगल कॉमन चेक करो। सो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो व्हाट वी कैन डू, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बहुत ध्यान से देखना, ये 2 पार्ट्स हैं, हमने इस लाइन को डिवाइड करा ना, तो ये 2 पार्ट्स हैं और ये 1 पार्ट है। ठीक है ना। तो या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी डैश अपॉन बी सी, ठीक है ना, ये सॉरी बी सी डैश अपॉन बी सी आना चाहिए, यहाँ पे बी सी डैश अपॉन बी सी आना चाहिए। तो बी सी डैश अपॉन बी सी कितना, बी सी डैश कितना है 2 पार्ट्स, और बी सी कितना है पूरा 3 पार्ट्स। ठीक है ना। तो अब क्योंकि बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू 2/3 है और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए डैश बी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2/3। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं क्योंकि बहुत डिटेल में उनको सॉल्व करना पड़ता है, एक एक लाइन, एक एक चीज, एक एक एक्सप्रेशन बहुत तरीके से लिखना होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग